चलिए, गुड मॉर्निंग। कल हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, हमने सारा सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जो बच्चे चैप्टर 1 नहीं पढ़े होंगे, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर 1 बेसिक था, उनको हम बाद में फिर से पढ़ेंगे ही। ठीक है, एक्चुअल में अभी आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मान के चलो। ठीक है, आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हो कि मैं एक बार दिखा दूं? आप लोग देख चुके हो? नहीं देखे हो? अच्छा, 1 सेकेंड। यहाँ पे आएगा। चलो, अपन ये देखे थे स्टार्टिंग में कि 10 साल का अगर आप देखो तो लगभग टोटल क्वेश्चन 107 आया है प्रीलिम्स में। ठीक है, उसके बाद एंशिएंट इंडिया से 16 क्वेश्चन आया है, मेडिवल से 28 क्वेश्चन आया है और कल्चर से 63 क्वेश्चन आया है। ऐसा मत समझना कि एंशिएंट से कम क्वेश्चन आता है, क्योंकि जितने भी कल्चर हैं उसके लगभग 80% सिलेबस जो है वो एंशिएंट से ही मिला जुला रहता है, इसलिए अपन इन दोनों को मिला के देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद अपन अलग अलग अगर देखें एंशिएंट में भी, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से होता है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्यन, जिसमें अशोका को ज़्यादा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, साथ ही गुप्ता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और सिग्निफिकेंट प्लेसेस कि कौन सा बंदरगाह कहाँ से है, ये सारा प्लेसेस जो है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो पढ़ना सबको है, इनको ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। ठीक है बच्चे, उसके बाद मेडिवल इंडिया की बात करें तो सबसे पहले अर्ली मेडिवल किंगडम, जहां पे अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे साउथ इंडिया में देखोगे तो चोल डायनेस्टी है ना, राजराज के बारे में पढ़ेंगे, राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा उत्तर भारत में जाओगे तो जितने भी राजपूत डायनेस्टी है ये बहुत रेयर पढ़ते हैं बच्चे, सब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तिगड़म इसमें हो जाता है। ठीक है, तो अपन को बेसिकली राजपूत डायनेस्टी, अर्ली मेडिवल किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत से 3 क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा इजी है, थोड़ा सा लाइक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट बहुत लेंदी है, इसको भी पढ़ेंगे। रीजनल किंगडम अपन को पढ़ना है, ध्यान रखना है, विजयनगर हो गया, बहमनी हो गया। ठीक है, इसके अलावा साउथ इंडिया में जाएंगे तो वो सारा चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। विजयनगर से अलग से ही 5 क्वेश्चन है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति सूफी मूवमेंट जो कि कल्चर का है टॉपिक, लेकिन मेडिवल में भी आता है ये, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है। मुगल डायनेस्टी पहले महत्वपूर्ण था, 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट अब धीरे धीरे बीजेपी गवर्नमेंट जो है इसको हटा रही है। टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, टर्मिनोलॉजी बहुत याद रखेंगे कि जमीन को क्या कहते हैं, भूमिदान को क्या कहते हैं, इस अधिकारी को क्या कहते हैं, ये जितने भी टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारा यहाँ पे पूछा गया है। कल्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म है ना, ये लाइक ऐसा है कि सदाबहार टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। इसके बाद देखोगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे भी आ जाते हैं कल्चर से रिलेटेड। मिसलिनियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है जो किसी से नहीं बनता। कल्चर इतना वास्ट टॉपिक है कि अगर आप 4 साल भी पढ़ो तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपन को सिर्फ उतना ही सॉल्व करना होता है जितना कि सब कर रहे हैं, उससे 1-2 ज़्यादा, है ना, सब कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर दिया है मैंने, एक बार देख लीजिएगा। ये टॉपिक वाइज है कि कौन से ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा है, 2011 से। ये आप लोग आराम से बैठ के जब पढ़ लोगे पूरा सिलेबस तब देखते रहना, अभी भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये सारा चीज़ फ्लो चार्ट वगैरह दिया गया है। पेपर 2 जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जनरल स्टडी का पेपर 1 है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये GS 1 है। ठीक है, पहला पेपर में ऐसे आता है, इसलिए पेपर 2 यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहला इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, यानी कि ये आपका पूरा कल्चर का टॉपिक है। एंशिएंट मेडिवल डायरेक्टली नहीं पूछता, याद रखेंगे। उसके बाद ये मॉडर्न जो कि आप पढ़ चुके हो। फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न का ही पार्ट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अलग से एक यूनिट दिया हुआ है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो ये सारा कवर हो चुका है आपका। जिनका जिनका कवर नहीं हुआ है उनको बाद में कवर कराया जाएगा। किसका नहीं हुआ है? 1 2 3 4, ठीक है, तो आपको फिर से पढ़ाएंगे, है ना। ये हिंदी में दिया गया है, इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे 2023 में
ये तीनों को मिला के प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका की व्याख्या करें, है ना। आप लोग अगर व्हाट्सएप पे सब लोग हैं ज्ञानेश सर वाला, उसमें मैं आपको एक चैप्टर बोला था पढ़ने के लिए आर्य शर्मा का, ठीक है, चैप्टर आई थिंक 3 या 4 ऐसा करके, उसको पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ाऊंगा मैं इसलिए नहीं क्योंकि वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन हिस्ट्री से कनेक्ट करके आता है। ये क्वेश्चन को मैं लिखने सिखाऊंगा जब हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वहीं से पूछा गया वैदिक समाज और धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ विशेषताएं आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे और रिलीजन पढ़ेंगे तब फिर इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे गुप्त काल से पूछा है, गुप्त काल और चोल काल के भारतीय विरासत और संस्कृति में मुख्य योजनाओं की चर्चा करें। बेसिकली ये यहाँ हम दोनों के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर इसी समय पे स्टार्ट हुआ था। गुप्ता में हम नागर पढ़ेंगे और नीचे हम द्रविडियन पढ़ेंगे, तो ये पूरा कंपेयर करके देखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक, सारा क्वेश्चन मैं एक ही जगह करके दिया हूँ ताकि आप जब भी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो चुपचाप इसको खोलना और इसी को देख लेना। कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से बस देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 11, 12, 13 ये 6 क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। तो वहां से भी अगर आप देखना चाहो तो खुद भी देख सकते हो। ये सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, ये सारा सिलेबस ही यहाँ पे दिया गया है। कल्चर का सिलेबस नहीं लिखवाया है, जब हम कल्चर पढ़ेंगे तब शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आर्किटेक्चर पढ़ना होता है, साथ में स्कल्पचर हो जाता है, उसी के साथ में पेंटिंग हम पढ़ लेते हैं। म्यूजिक अलग से पढ़ना होता है, इसके अलावा इंडियन डांस पढ़ेंगे, लिटरेचर एंड थिएटर। तो लिटरेचर को मैं अभी ही पढ़ा रहा हूँ, थिएटर हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सबको एक साथ मर्ज करके अपन पढ़ रहे हैं। फिर पुपेट्री पढ़ेंगे, उसके अलावा फोक थिएटर, ये थिएटर के साथ ही अपन मिक्स कर लेंगे। ये सारा सिलेबस है, बाद में मैं लिखवा दूंगा। तो यही था आपका बेसिक। क्लियर है यहाँ तक? ये आप लोग खुद किए होंगे, मैं बस सोच रहा था कि एक बार करवा देता हूँ आपको। अब अपन शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। जस्ट 2 मिनट देंगे मुझे, मैं इसको ओपन कर लूँ, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी कौन कौन पढ़ा है एक बार मुझे हाथ खड़ा करके बताएंगे तो। फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेट बस पढ़े हो आप लोग? नहीं पढ़े हो? अच्छा, बाकी सब पढ़ लियो ना, कोई बात नहीं। बेसिक चीज़ें हमको यहाँ पे जाननी है, वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि हमें आज अगर हम यहाँ पे देखें, जस्ट 1 सेकेंड, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर भारतीय इतिहास है, ठीक है, तो भारतीय इतिहास को हमने कितने भाग में बांटा है बच्चे? 3 हिस्सों में बांटा है, ठीक है। एक्चुअल क्लास यहां से शुरू हो रही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो है इसी को बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो काल है इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल, ठीक है। इंग्लिश में इसी को हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, प्री हिस्ट्री। यही हमारा हो जाता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। और ये वाला हिस्सा हो जाता है हिस्ट्री या हिस्टोरिक एज। इज इट क्लियर? सर, प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक काल वो समय है जहां पे हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या बोलोगे? प्राग ऐतिहासिक काल वो समय है जहां पे हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। तो जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो आपको पता होगा, पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, 2 साक्ष्य होते हैं, एक लिखित और एक पुरातात्विक। तो हम यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से यानी पुरातात्विक साक्ष्य से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल वो समय काल है जहां पे हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन हम उसको डिसाइफर नहीं किए। लिखित तो है लेकिन हम उसको पढ़ना नहीं जानते। और ऐतिहासिक काल वो समय पीरियड है जहां पे हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है और हम उसको पढ़ना भी जानते हैं, रिटन एविडेंस भी है और हम उसको पढ़ना भी जानते हैं। तो पूरे इतिहास को हम इन 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्लियर है बच्चे यहाँ तक?
अच्छा, अब यहाँ पे सर एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, यानी कि स्टोन एज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे भी एक ही टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। वर्तमान में इसको सिंधु सारस्वत सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद एक और टाइम आता है वैदिक एज। वैदिक एज के बारे में अभी एक मत नहीं है इतिहासकारों के बीच में कि इसको हम यहाँ रखें कि यहाँ रखें। ठीक है, इसलिए इसको हम बाहर रखते हैं। और यहाँ पे शुरुआत होती है 600 BC से लेके वर्तमान तक, या वर्तमान नहीं बोलना चाहोगे तो 1947 तक। इसी को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। इज इट क्लियर? कितने भागों में? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। थोड़ा सा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखोगे तो एक और हिस्सा होता है जिसको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया भी कहते हैं, यानी कि 1947 के बाद आज तक। आज तक वैसे नहीं पढ़ते, 2014 तक पढ़ते हैं, लेकिन ये हो जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो। अच्छा, ये तो बेसिक है जो कि सब कोई पढ़ते हैं, है ना, ये बेसिक है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे घुमाता है कि एक क्रिश्चियन थॉमसन करके इतिहासकार हुए हैं, क्रिश्चियन थॉमसन, और इन्होंने 3 युग प्रणाली सिस्टम दिया है। क्या दिया है? 3 युग प्रणाली सिस्टम। इसी को बोलते हैं 3 एज सिस्टम। 3 एज सिस्टम ये क्या दिया है? सो बेसिकली क्रिश्चियन थॉमसन बोलते हैं कि मानव जो है वो जिस प्रकार से औजार इस्तेमाल करता है या धातु इस्तेमाल करता है, उसके हिसाब से पूरे काल को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसी को 3 युग प्रणाली कहते हैं। याद रखना, क्रिश्चियन थॉमसन को 3 युग प्रणाली का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ 3 एज सिस्टम भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब ये 3 युग क्या है, ध्यान से समझिएगा। मानव सबसे पहले एक जानवर के रूप में आया, जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। आज हम देखेंगे कैसे उत्पत्ति हुई। उसके बाद वो पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा, और पत्थर का इस्तेमाल करते करते वो अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे आप देखोगे कि हम तांबे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं ताम्र युग या ताम्र पाषाण युग। ठीक है, उसके बाद 1000 BC में भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र से अतरंजी खेरा और जखेरा नामक जो 2 जगह है, वहाँ से हमें लोहे की खोज होती है, लोहे का एविडेंस मिलता है, और उसके बाद हम उसको लौह युग के नाम से जानते हैं। तो जिस प्रकार के औजार का इस्तेमाल हम करते हैं, उसी के हिसाब से पूरे काल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है पाषाण काल, दूसरा होता है आपका ताम्र युग, और तीसरा होता है आपका लौह युग। क्या होता है बेटा? लौह। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्टोन एज, इसको बोलेंगे कॉपर एज, और इसको बोलेंगे हम आयरन एज। इज इट क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन नॉर्मल है, और ये क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है? क्रिश्चियन थॉमसन के अनुसार। क्रिश्चियन थॉमसन जो कि 3 युग प्रणाली के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ 3 एज सिस्टम माने जाते हैं, उन्होंने मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए धातु के आधार पर काल को 3 अलग अलग युग में बांटा है, जिसको हम पाषाण काल, ताम्र युग और लौह युग के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो। ये सिर्फ इंडिया के लिए, हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री बाद में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है बेटा। सबसे पहले याद रखना, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहाँ संपूर्ण जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है, इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, हमें पाषाण का यही पढ़ना है आज। सबसे पहली चीज, एक और चीज है कि, अच्छा पहले इसको बता देता हूँ फिर वहाँ पे आएंगे। अभी नोट नहीं किया हो ना, मैं करवा दूंगा, अभी सिर्फ देखते जाओ। तो ये है भैया क्रिश्चियन थॉमसन, और क्रिश्चियन थॉमसन जो है वो डेनिश के पुरातत्वविद थे, यानी डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इनको 3 युग प्रणाली के जनक कहा जाता है, क्योंकि मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों के आधार पर इन्होंने पूरे सभ्यता को, पूरे काल को 3 युग में बांटा है, पाषाण युग में, कांस्य युग में और लौह युग में। ठीक है, तांबे और ठीक है 3 को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है, तो आप इसको ब्रॉन्ज कर लीजिएगा, मैं गलती से तांबा लिख दिया था। कांस्य युग, लौह युग और पाषाण युग। इज इट क्लियर? यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पहले आप इसको नोट करिए,
इसको नोट करिए। बोतल रखे हो क्या? दे रहा तो। रुमाल गिरेगा, रुमाल गिरा। लिख लिए यहां तक? हो गया? आगे चलो, इसको लिख लो। यहां पे ब्रॉन्ज कर लेना। हो जाए तो बताइएगा। हो गया बच्चे? आगे चलें। टॉपिक डालिए प्राग ऐतिहासिक काल। अब इसको पढ़ना है अपन को, लगभग 2 दिन चलेगा ये टॉपिक। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। ठीक है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है कि सर प्री हिस्ट्री एक वैसा समय है जहां पे कोई भी लिखित साक्ष्य, अरे बोलो ना, हम पढ़ते कैसे हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स से, पुरातात्विक साक्ष्य से। ठीक है, अच्छा हमें ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। हमको महत्वपूर्ण जानकारी ये जानना है कि भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है? प्राग ऐतिहासिक काल का। ठीक है, तो याद रखना बेटा 1863 में, कितने समय में? 1863 में मद्रास के पास एक पल्लवरम करके जगह है। मद्रास के निकट क्या जगह है? पल्लवरम। और पल्लवरम में एक खुदाई होती है, खुदाई होती है, और यहां से खुदाई कौन करता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने खुदाई की और खुदाई में इनको एक मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली क्या मिली? पुरातात्विक साक्ष्य मिला। लिखो मत, क्या लिख रहे हो? इसको लिखो, लिखो लिखो। पढ़ा तो मैं क्या कल भी लूंगा, लिखना जरूरी है ना? हो जाए तो बता देना भाई, पढ़ा दूंगा आगे। ताने मार रहा हूं, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तुम लोग लिखने लग गए यार कि सर बोले लिख लेते हैं। जब भी मैं बोलूं, जब भी मैं समझाऊं, जब भी मैं पढ़ाऊं, मत लिखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए है, मुझे क्या है यार, मैं अगर आपको बोल दूं कि साथ साथ में लिखिए तो मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं और कोई और काम कर सकता हूं, है ना? मुझे ही फायदा है जल्दी खत्म करके, बट उससे आपका नुकसान है। ठीक है, क्योंकि आप कोविड के बाद वाले बच्चे हो। आई थिंक मोस्टली लोग अपने स्कूल का जो वो टॉप पीरियड होता है ना, जहां पे अपन को बहुत मेहनत करनी होती है, वो अपने कोविड में निकाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो 12वीं 11वीं कोविड में निकाले, या कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोविड में निकाले? मोस्टली लोगों ने।
बेटा एक्चुअल पढ़ाई ना वही होता है, हम कॉलेज में नहीं पढ़ते, हम एक्चुअल पढ़ाई करते 11th-12th में। मुझे आज भी याद है, मैं रात रात भर बैठ के पढ़ता था, रात रात भर मैथ्स बनाता था, ऐसा बनाता था कि एक रात में पूरा चैप्टर, पूरा बुक कंप्लीट कर देता था। 10वीं 11वीं 12वीं ये 3 साल ही मेरे को याद है कि मैं पढ़ा हूं। क्यों? क्योंकि वही एक समय होता है। आप लोग पढ़े नहीं हो, क्यों? वैसे ही 99% आने हैं, हमारा 80 भी आता था तो हमको लगता था भाई मेहनत से लाया है मैंने। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 87% में मैं जिला टॉप कर दिया था 12वीं में, 87% था। और आज 99 में भी या 95 में भी लोगों को लगता है यार जिला टॉप नहीं हो पाएगा, यार शहर टॉप नहीं होगा। मैं पूरा अपने सिटी में मैथ्स और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट में सबसे टॉप था। केमिस्ट्री मेरी नहीं बनती थी, ठीक है, मेरी और केमिस्ट्री की कभी नहीं बनी है, ना आज ना पहले, है ना। तो याद रखिए, जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पे याद करना है आपको, है ना। मोस्टली चीज़ें यहीं याद करके जाइए। ये जो आपके दिमाग में बैठा है ना इतिहास बहुत बोरिंग है, बैठा है ना, इसको भी तो निकाल फेंकना है, ठीक है बेटा। तो सबको इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सिर्फ प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जहां लिखित साक्ष्य ना हो, पुरातात्विक साक्ष्य हो। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यह बता दो कि हमको कहां से साक्ष्य मिला, पूरा प्री हिस्ट्री का या प्रागैतिहासिक काल का। तो मैंने बताया कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट करके एक इंसान थे, इतिहासकार थे, ठीक है। इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में खुदाई की और खुदाई से मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए पुरातात्विक साक्ष्य मिले। और वो पुरातात्विक साक्ष्य क्या था, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हैंड एक्सेस, यानी कि हस्त कुठार। अब ये हस्त कुठार क्या है बाबू? हस्त कुठार वही है, एक पत्थर टाइप का, इस तरीके से मैं दिखाऊंगा अभी पिक्चर, इस तरीके से पत्थर होता है, इसको हाथ में पकड़ो, चूंकि हैंड का इस्तेमाल करके उपयोग कर रहे हैं इसलिए हैंड एक्सेस कहते हैं। इज इट क्लियर? हाथ की कुल्हाड़ी या हस्त कुठार कहते हैं। तो यहां से हमको सबसे पहला साक्ष्य मिला है किसका? प्राग ऐतिहासिक काल का। कब मिला? 1863 में। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन थे ये? भारतीय भूतत्ववेदा इनको बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए इनको प्री हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ये सब याद रखना है ना। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक हो गया। अब इसी को लिख लीजिए। तो लिखने के लिए सब कुछ पीपीटी में, कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं जो नहीं है, हाँ कुछ एक्स्ट्रा बता दूंगा, टेंशन मत लो। इसको लिख लीजिए, पल्लवरम से प्राप्त हस्त कुठार, ठीक है। पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य है, खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक भी इनको कहा जाता है। नोट इट डाउन। समझ में आ रहा है ना? ठीक, लिख लेंगे तो बता दीजिएगा। हो गया, आगे चलें।
चलें बेटा आगे। ये देखो हस्ट कुठार है ना, इस तरीके से इधर हाथ पकड़ते हैं और यूज करते हैं। ये है रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मानव का उद्भव। मानव का उद्भव। मानव का उद्भव, ध्यान से इधर समझना, और जो पहले से पढ़ चुका है ज्योग्राफी उसको तो समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, जो नहीं पढ़ा है उसको और इजीली समझ में आएगा, तो टेंशन लेने वाली बात। नाउ हैप्पी इवोल्यूशन, हाँ सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये पूरा टाइमलाइन में बना दिया, आज क्या डेट है जी, 2026 ईयर है, ठीक है। ये 0 है जहाँ पे जीसस का बर्थ हुआ था, और ऐसे ही पीछे जाओ 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 तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो आज से 4600 मिलियन साल पहले हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने मास्टर पे भरोसा कर लेना, क्यों? क्योंकि कई किताबों में ये डेट अलग अलग दिया रहेगा, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं जी कि ऊपर बैठ के हम देख रहे हैं कि वाह आज पृथ्वी कितना मस्त बन रहा है, आज धीरे धीरे है ना कोई यहाँ पे जन्म ले रहा है, ऐसा किसी को पता नहीं। तो ज्योग्राफी में मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन हम ऐसे उठा के फेंक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखो कि सर आज से 4600 मिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हमको 10 साल पहले का इतिहास पूछो तो हमको नहीं पता, है ना, हम ये लगने लग जाता है कि अरे यार होगा कभी कहीं ना। इतने साल पुराना इतिहास को अगर बोलना है, समझना है, तो क्यों ना हम इन पूरे टाइमलाइन को किसी हिस्से में बांट दें, यस और नो। तो इसीलिए यहां से लेके यहां तक को हम 4 अलग अलग एज में बांटे हुए हैं। क्या में बांटे हैं? 4 अलग अलग एज में बांटे हैं, 4 अलग अलग हिस्से में बांटे हुए हैं। अंतिम वाला जो हिस्सा है इसको हम चतुर्थांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चतुर्थांक कहते हैं, क्वार्टरनरी कहते हैं, ठीक है। बस इतना समझिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4600 मिलियन साल पहले हुई, और इन पूरी टाइमलाइन को अपन 4 अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं। ये 3 हिस्सा जानने की जरूरत नहीं है, चौथा हिस्सा हमारा चतुर्थांक है। अब इस चौथे हिस्से को अलग अलग इपोक में बांटते हैं। इपोक क्या है सर? वही है जो महीने में सप्ताह होता है, सप्ताह में दिन होता है, दिन में घंटे होते हैं, घंटे में मिनट होता है, मिनट में सेकंड होता है। वैसे ही अगला पार्ट जो है वो इपोक है। तो हम चतुर्थांक को 2 इपोक में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो एक है प्लीस्टोसीन इपोक, और दूसरा है होलोसीन इपोक। होलोसीन इपोक। इज इट क्लियर बच्चे? है ना। यानी कि चतुर्थांक को कितने इपोक में बांटते हैं? 2, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ये जो प्लीस्टोसीन है इसकी शुरुआत हम मानते हैं कि ये लगभग 2 मिलियन साल पहले हुआ और लगभग 12000 BCE तक चला, और उसके बाद होलोसीन आया, और होलोसीन जो है वो 12000 से आज तक चल रहा है। यानी हम कौन सी इपोक में रह रहे हैं? तो होलोसीन इपोक में रह रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से समझिए, ये जो प्लीस्टोसीन है आप साइंस में पढ़ोगे, आई थिंक आपका साइंस हो चुका होगा। आप पृथ्वी की पूरी साइकिल पढ़ोगे कि पृथ्वी पर जीवन कैसे उद्भव हुआ, पृथ्वी कैसे इवॉल्व हुआ। तो आप देखोगे कि पृथ्वी जब बना बहुत गर्म था, धीरे धीरे साइंटिफिक रिएक्शन हुए, और उसके बाद फिर धीरे से बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गया, और बारिश के कारण समुद्र बना, और समुद्र बनते बनते इतना बारिश होने लगा कि पूरा ठंडा प्रदेश बन गया, यानी कि हिम युग बन गया, आइस एज बन गया। क्या बन गया बच्चे? आइस एज या हिम युग बन, यानी कि पूरा प्लीस्टोसीन हमारा हिम युग या एकदम ठंडा बर्फ से ढका हुआ मिला। धीरे धीरे 12000 BC या इसी के आसपास पृथ्वी जो है वो गर्म होने लगा, यानी कि वार्म होने लगा, और यहाँ लाइफ पॉसिबल होने लगा। लाइफ यहाँ भी था, लाइफ यहाँ भी था, ये थोड़ा अच्छा वाला लाइफ हुआ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीवन जी रहे थे। तो ये है पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति, जो कि शॉर्ट में बताया हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बताया हूँ।
क्या है फिर से एक बार देखिए, एक मिनट ना, हेलो, बढ़िया, क्लास में हूँ, थोड़ी देर में लगाऊं, क्लास में हूँ, थोड़ी देर में लगाऊं तेरे को, पता है क्यों लगाया, चल लगा रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक करता हूँ। चलो यहाँ तक क्लियर है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 4600 मिलियन साल पहले हुई, और इस पूरे टाइम पीरियड को हमने 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। चौथा हिस्सा चतुर्थांक है, और चतुर्थांक को हम एपॉक में बांटे हैं, जो कि प्लीस्टोसीन और होलोसीन है। हिंदी मीडियम वाले भी यही याद रखना, क्योंकि हिंदी में बहुत अलग नाम हो जाता है, तो इसी को ऐसे लिख लो, प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, और ये हो जाएगा आपका होलोसीन। सर प्लीस्टोसीन का टाइम पीरियड क्या है, तो ये 2 मिलियन से लेके 12,000, और होलोसीन का टाइम पीरियड 12,000 से आज तक। अच्छा, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर पढ़ा ही रहे हो तो डिटेल में पढ़ा दो, तो ये है आपका पूरा पृथ्वी का चार्ट या पृथ्वी का टाइम पीरियड। ये सबसे पहले याद रखना, ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्योग्राफी का टॉपिक है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि सबसे बड़ा इयोन होता है, जैसे सबसे बड़ा साल है अभी हमारे लिए, साल के बाद महीना, तो इयोन के बाद एरा होता है, एरा के बाद पीरियड होता है, पीरियड के बाद इपोक होता है। क्या क्या हुआ सर, सबसे पहले इयोन, एरा, पीरियड, सॉरी इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, ठीक है। पूरे पृथ्वी को यहां अगर आप देखोगे तो ये 4600 मिलियन साल पहले है, और यहां से लेके आज तक को हम 4 अलग अलग हिस्सों में बांटे हैं। सबसे पहला है हेडियन, फिर आर्कियन, फिर प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। क्या क्या है बेटा, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक, ये सब पढ़े होगे आप लोग, पहला ही चैप्टर होता है ना। उसके बाद अपन ये तीनों एरिया जो है, इधर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन जब आप फेनेरोजोइक में गए तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कौन कौन, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। यहीं पे आप देखोगे कि जुरेसिक एरिया में डायनासोर की उत्पत्ति हो जाती है, जुरेसिक और ट्रैसिक एरिया में क्या हो जाता है, डायनासोर की उत्पत्ति होती है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। तो मैं आपको ये पीरियड बताया था कि इसको हम सेनोरोजोइक को 4 अलग अलग पीरियड में बांट देते हैं। पहला पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। क्यों 4 बोला, यहां तो 3 ही दिख रहा है सर, क्योंकि इन पूरे को हम प्राइमरी बोलते हैं। इतना कौन याद रखे, इसलिए इन पूरे को हम प्राइमरी बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको 1, 2, 3 और ये 4 बताया था। बात समझ में आ रही है। हमको इन तीनों से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्वाटरनरी से मतलब है। क्वाटरनरी को 2 इपोक में बांटा गया है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन सर आइस एज है, और होलोसीन जो है वो गर्म युग या वार्म एज है। इज इट क्लियर? तो भैया पूरा पृथ्वी 4 इयोन में बटा है, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक। मत याद रखना, आई नो समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जियो में सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। मैं हिस्ट्री में सिर्फ मुझे इससे और इससे मतलब है। बात समझ में आई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा यहीं पे मानव जीवन कैसे उत्पत्ति हुई, मानव जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। मानव जीव, या सिंपल मैं अगर पहले बात करूं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हम जीवन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मानव की बात करेंगे कि मानव कैसे पृथ्वी पर आया। वापस आते हैं अपने टाइमलाइन पे, ठीक है। यहाँ पे था भैया हमारा 4600 मिलियन साल। अगर बेटा इसी को बिलियन में बदलोगे तो 4.6 बिलियन कर देना, 4.6 बिलियन कर देना, ठीक है। मिलियन में बात करोगे तो 4600 मिलियन। पृथ्वी बना, पृथ्वी बनने के बाद आपको पता होगा समुद्र बना। समुद्र जब धीरे धीरे समुद्र में ऑक्सीजन आने लगा, उसके बाद धीरे से अमीबा की जन्म हुई, है ना। सबसे पहला जो जीव था वो अमीबा था, देन फिर बैक्टीरिया हुआ, और इसी तरीके से करते 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 फिर आप देखोगे कि ये डायनासोर आया, ठीक है। फिर मगरमच्छ आया, छिपकली आया, मेढक आया, इस तरीके से आगे बढ़ते गए। और लाइफ, जो अमीबा की बात कर रहा हूँ या लाइफ की बात कर रहा हूँ, वो शुरुआत होती है 3500 मिलियन साल पहले। कितने साल पहले? 3500 मिलियन साल पहले जीव की उत्पत्ति हुई। अब आप बोलोगे सर मानव जीवन कब आया?
मानव जीवन कब आया? तो मानव जीवन की हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम दो चीज़ बात किए, एक पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। इतना पहले लिख लो, नहीं तो एक ही में सब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लिखिए। अच्छा, एक चीज मैं डिस्कस करना थोड़ा सा बच गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मानव का उद्भव ही क्यों हुआ, है ना। मानव के उद्भव होने के लिए सबसे पहला एक थ्योरी आता है, ये याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन का। अच्छा, अब जिसका जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मुझे बताओ चार्ल्स डार्विन का थ्योरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको सबसे बेस्ट, या मैं ये बोलूं कि समय के साथ खुद में बदलाव करना होगा। अगर बेटा आप समय के साथ बदलाव नहीं किए तो मान के चलिए कि आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री है, डायनासोर से बड़ा ताकतवर कोई नहीं था। आज हम खुद को मानते हैं, अरे यार तू जानता है मैं कौन हूं, किसका बेटा हूं, यही डायलॉग होता है ना, मेरा बाप कौन है जानता है, ये डायलॉग होता है। डायनासोर भी ऐसे ही बोलता था, पता है मैं किसका बेटा हूं, लेकिन आज वो नहीं है, न उसका बाप है न उसके दादा है। क्यों? क्योंकि समय के साथ वो बदलाव नहीं कर पाया। बिलासपुर में कई सारे कोचिंग थे, कई सारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज, कोविड-19 में सब चल बसे। ऐसा नहीं कि उनको कोरोना हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने आप में बदलाव नहीं कर पाए, चेंजेस नहीं कर पाए। बदलाव क्या था? ऑनलाइन आने का। बदलाव क्या था? बच्चों को एंटरटेन करने का। बदलाव क्या था? बच्चों के दिमाग को पढ़ने का। कोविड से पहले की पढ़ाई बहुत अलग होती थी बच्चे, आप लोग तो उस समय स्कूल में थे, आपको नहीं पता होगा। कंपटीशन एरिया में पढ़ाई बहुत डिफरेंट होती थी कोविड से पहले। टीचर आता था, माय डियर स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक, राइट डाउन, लिखो, कल याद करके आना, गो। ऐसे होते थे। कोविड में हमारी बैठने की क्षमता, समझने की क्षमता सब खत्म हो गई, और अब बच्चों को ये चाहिए कि अगर आपने बोर किया तो सर कल से आने की जरूरत नहीं है। ये रियलिटी है कि अगर आप हमको बोर कर दिए 1 घंटे में तो कल से मत आइएगा, हम दूसरे टीचर से पढ़ लेंगे। जो ये बदलाव को सह लिया, वो चार्ल्स डार्विन का थ्योरी पढ़ा होगा, तभी वो आज है यहाँ पे, और जो नहीं सहा वो पता नहीं कहाँ है। बात समझ में आ रही है? तो हम ये सब इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब, ठीक है, में एक थ्योरी दिया, और वो थ्योरी था कि मानव अगर सरवाइव करना है तो आपको प्रकृति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से बदलाव जरूरी है। ये पॉइंट अपन को याद रखना है। इज इट क्लियर बच्चे? अब लिखिए, तो कहां से लिखोगे? पृथ्वी की उत्पत्ति टॉपिक डालो, टॉपिक डालो पृथ्वी की उत्पत्ति। और ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये उसी के अंदर लिखो, मत ये टॉपिक डालो। अभी टॉपिक डाले हो ना, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसी के अंदर लिखो चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आप लोग वेट करो, लिखवा दूंगा। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन gave the theory of natural selection in his book. Charles Darwin gave the theory of natural selection in his book The Origin of Species. The Origin of Species.
पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जिसका अर्थ है प्रकृति के अनुकूल बेहतर जीव, प्रकृति के अनुकूल बेहतर जीव जीवन जीने की प्रवृत्ति रखते हैं। बेहतर जीव जीवन जीने की प्रवृत्ति रखते हैं, which means better life, better species survive in nature, better species survive in nature। क्लियर यहाँ तक? अब उसी में सेकंड टॉपिक लिखिए, ओरिजिन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग, लिखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4600 मिलियन साल पहले हुई। अर्थ ओरिजिन नियरली 4600 मिलियन ईयर अगो। जिसे प्रमुखतः 4 चरणों में विभक्त किया जाता है, which are divided into 4 period, जिसे प्रमुखतः 4 चरणों में विभक्त किया जाता है। चौथा चरण चतुर्थांक कहलाता है। द लास्ट पीरियड known as quaternary, which are further classified into 2 epoch, लिख रहा है? हो गया, लिख लिया, छूट गया? अच्छा, which are further classified into 2 epoch, जो कि निम्न 2 epoch में बांटा गया है। पहला प्लीस्टोसीन इपॉक, लिख दूं या लिख लोगे? पहला प्लीस्टोसीन एपॉक, सामने में टाइम लिख लेना बेटा, है ना? सामने में डैश करके लिख लीजिए 2 मिलियन से 12,000 BCE, 2 मिलियन से 12,000 BC। दूसरा है बेटा होलोसीन एपॉक, और ये समय है 12,000 से प्रेजेंट आज तक। लिखिए प्लीस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। जहां छूट जाए ना मेरे को पूछ लीजिएगा, ठीक है? लिखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर लिखो कब? अभी? हाँ, पहले बहुत कुछ ऐड करूंगा, नया लिख लो ना, होच पोच हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन पुराने वाले नोट्स में लिख रहा है? नया बना रहे हो ना? मास्टर अपने न्यू, है ना, न्यू वर्जन में आया है, नया वर्जन में, तो नया कॉपी बनाओ, ठीक है? हाँ,
वैसे आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोगों को नोट्स फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए अभी लिखिए, अरे अभी लिख। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3,500 मिलियन साल पहले। अच्छा चलो थोड़ा सा समझा लेता हूं फिर लिखवाऊंगा। इधर आ जाओ, इतनी देखो, हाँ देख लो। लाइफ जो है यार, सबसे पहले याद रखिएगा, ये बोर्ड मेरे को थोड़ा सा ना लाइक छोटा पड़ जाता है, इसलिए मेरा मैप, नहीं तो मैं मैप बहुत अच्छा बनाता हूँ, बट काम चलाइए। एक्चुअल में अभी हमने देखा कि सर एक चतुर्थांक आपने पढ़ाया, ठीक है, क्या हो गया, इसको हंसी आ रही है भाई, हाँ बॉर्डर बीच में आ रहा है, अच्छा बॉटल बीच में आ रहा है, अब ठीक है मालिक, अब पढ़ा लूँ, ओके। तो भैया ये चतुर्थांक है और हमने देखा कि इसको दो हिस्सों में बांटा है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन 2 मिलियन से लेके 12,000 और ये 12,000 से आज तक। एक्चुअल में लाइफ की ओरिजिन जो है ना, वो इससे पहले वाले काल में हो चुका है ना। अभी बताऊंगा कैसे जीवन उत्पत्ति हुई, सब कुछ बताऊंगा, अभी बस इतना समझो कि लाइफ की जो उत्पत्ति है वो इससे पहले हो चुका है, प्लीस्टोसीन से पहले, प्री प्लीस्टोसीन एज में हो चुका है। और वो स्टार्टिंग हुआ था इस वाले एरिया से, अफ्रीका से। यानी हम सब का होमलैंड कहाँ है, गो बैक योर होम, निकलो चलो जाओ अपने अपने घर। तो हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो मानव की यहाँ से हुई है। ऐसा माना जाता है कि मानव उत्पत्ति अफ्रीका में 2 मिलियन साल पहले हुई और यहाँ से धीरे धीरे हम लोग कहाँ आ गए, दक्षिण भारत में। हम ऊपर से नहीं आए, हम दक्षिण भारत से फिर यहाँ गए हैं। और इसीलिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो लोग थे वो द्रविड़ियन लोग थे, जो कि यहां से यहां गए। ये एक थ्योरी है, सही है गलत है हमें नहीं पता, बट एक थ्योरी है कि लोग यहां से गए क्योंकि जीवन की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और यहां से लोग दक्षिण भारत में गए। और इसीलिए हमको मद्रास के पल्लवरम से सबसे पहला साक्ष्य मिला है उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार का। इज इट क्लियर? नोटेड डाउन? हाँ बेटा बिल्कुल, आई एम वेरी लिबरल पर्सन, जो बोलोगे करेंगे, नचवा मत देना बस। सर अब इतना ही बोल रहे हो तो नाच के दिखा दो। लिखो, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3,500, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3,500 मिलियन साल पहले अफ्रीका में माना जाता है। The origin of life is around 3,500 million ago from Africa. 3,500 million ago from Africa, जो कि प्लीस्टोसीन एपॉक के पूर्व में था। In pre-Pleistocene epoch, जो कि प्लीस्टोसीन इपॉक के पूर्व काल में था, यानी इससे भी पहले, है ना, इससे भी पहले। अब लिखिए मानव की उत्पत्ति। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मानव की उत्पत्ति। हमने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति देखा, फिर जीवन की उत्पत्ति देखा, अब मानव की उत्पत्ति देखते हैं कि मानव कैसे बना। या मानव, हम जो बोलते हैं ना कि हम आदि मानव की हमारे पूर्वज थे, बंदर हमारे पूर्वज थे, तो कौन से बंदर आपके पूर्वज थे उसके बारे में देखने वाले हैं। मानव की उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, या यहाँ पे इवोल्यूशन लिख सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, किनकी उत्पत्ति या इनका विकास कैसे हुआ। मानव का विकास भी लिख सकते हो, मानव की उत्पत्ति भी लिख सकते हो, जो चाहो लिखिए। अब इधर आ जाइए, सबसे पहले ये फोटो देखिए, ठीक है, कि पहले हम ऐसे दिखते थे,
फिर हम ऐसे दिखने लगे, फिर हम यूं ऐसे हो गए, फिर हम यहाँ और आज यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ओरिजिन हुई है, यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। कुछ नहीं पता था, सिलेबस भी नहीं पता था, प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, वी डोंट नो। फिर धीरे से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि प्री और मेंस पता चला, GS 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। फिर हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया और फिर थोड़ा और कॉन्फिडेंट हुए, और यहाँ आप लोग मिले किससे, हमसे। नहीं, यहाँ थोड़ी हमसे मिले, हमसे तो इधर मिलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन की उत्पत्ति हुई। अब ह्यूमन लाइफ कैसे बढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, सबसे पहले बेटा याद रखना कि जो मानव की उत्पत्ति हुई वो मानव नहीं था, मानव एक जानवर था। बोलोगे कि सर आज कौन सी कमी है, आज भी हम जानवर हैं। आप लोग होंगे जानवर, मैं तो सभ्य हूं, तो मैं ऐसे जानवर नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, यहाँ का मानव जो है वो जानवर था, और इसको बोलते हैं प्राइमेट। क्या बोलते हैं, प्राइमेट। ये बंदर भी नहीं था बेटा, है ना, बिल्कुल एकदम मान के चलो मानव जानवर टाइप का। यहाँ के बाद धीरे से इवोल्यूशन होता है और ये हो जाता है होमोनाइड। एक मिनट, हाँ, होमोनाइड। ठीक है, होमोनाइड वो जानवर है जो स्तनधारी जानवर था। अब यहां से धीरे धीरे ये प्रजनन करना शुरू करेगा, रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा होमोनाइड से। धीरे धीरे, और पहले नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे और इवॉल्व होने लगे और विकसित होने लगे, और यहां से फिर आगे आएगा होमोनिड। क्या आएगा बेटा, होमोनिड। तो आप बोलोगे सर ये हमारे पूर्वज होंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी मानव के मानव बनने से पहले है। ठीक है, अब यहां से एक नया ब्रांच स्टार्ट होता है, और वो ब्रांच है ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस नहीं बोलोगे मेरे पास, घर में जाके जीभ आपकी नहीं उलटने वाली। क्या नाम है बेटा, ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ये ऑस्ट्रोलोपिथेकस वो है जिसमें मानव और बंदर दोनों के साक्ष्य मिले। ये मानव को मानव बनने से पहले का मानव है, या मानव के मानव बनने से पहले का जानवर है, या मानव के मानव बनने से पहले का जीव है, जिसको हम ऑस्ट्रोलोपिथेकस कहते हैं। ऑस्ट्रोलोपिथेकस से अब होमो ब्रांच आया, जो कि मानव हुए, और बंदर का ब्रांच अलग हो गया। यहां तक दोनों सेम थे, एक ही इंसान है, एक ही जीव है, जिसमें बंदर वाले भी कैटेगरी है और मानव वाले भी गुण है। ठीक है, अब यहां से अभी भी हम 4 पैर पे चल रहे हैं, अभी भी हम 2 पैर पे नहीं आए। अब यहाँ से होमो ब्रांच निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये प्योर मानव है, यानी कि पूरी तरीके से ह्यूमन है। इसको हम होमो ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, होमो ब्रांच। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्राइमेट से हुई। कहाँ से, प्राइमेट से। धीरे से हम स्तनधारी में आए, होमोनाइड कहलाए। धीरे से और विकसित हुआ, होमोनिड कहलाए। होमोनिड के बाद ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ये ऑस्ट्रोलोपिथेकस मानव और बंदर दोनों की जरूरत है, 4 पैरों पे चलता था, और यहीं से विकसित हुआ मानव का प्योर वर्जन, जिसको हम होमो बोलते हैं। अब होमो में भी कई चीजें आएंगी, अभी भी देखना हम 4 पैर पे ही है, और यहां से सबसे पहले शुरुआत होगी होमो हैबिलिस की। होमो हैबिलिस किसकी शुरुआत होगी, होमो हैबिलिस। 4 पैरों पे यही चल रहा है। धीरे धीरे विकास होते गया, विकसित होते गए, और आप लोग अगर यहाँ पे थोड़ा टच करोगे, यहाँ पे छुओ, एक आपको कर्टल मिलेगा, यहाँ पे एक छोटा सा लाइक गोल टाइप का मिलेगा, है ना। वो पहले हमारा ऐसा हुआ करता था। जब ऐसा था, हमारा यह गर्दन इस तरीके से झुका था, झुका रहेगा, 4 पैर पे चलोगे। ये इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया, और जब इरेक्ट हुआ तो अब हम 2 पैरों पे चलने लगे। हमारा ये जो 2 हाथ है वो फ्री हो गया। अब फ्री होगा तो हम कुछ भी एक्टिवली काम कर सकेंगे, और ये जो प्रजाति हुई इसी को हम कहते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्यों, क्योंकि अब हम खड़े हो गए, हम इरेक्ट हो गए, खड़ा हो गए, सीधे हो गए, तो ये कहलाया होमो इरेक्टस। अभी भी मानव नहीं आया है, अब आएगा हमारा मानव के प्रजाति, हमारे पूर्वज, जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं बेटा, होमो सेपियंस। ये हमारे पूर्वज कहलाए। और होमो सेपियंस के बाद जो आधुनिक मानव है वो आया, और उसको कहते हैं होमो सेपियंस। सेपियंस 2 बार सेपियंस। ठीक है, और यही है आपका मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव।
मॉडर्न ह्यूमन, जो कि एआई भी चलाता है और सोशल मीडिया भी चलाता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारी ओरिजिन हुई। ये सब आप डिटेल में पढ़ते हो साइंस में, लेकिन अभी मुझे बताना पड़ा ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई बेटा? प्राइमेट से। उसके बाद कहाँ गए? होमोनाइड, फिर होमोनीड, उसके बाद ऑस्ट्रोलोपिथेकस, देन फिर होमो ब्रांच। इसी से निकला है, मैं भले ही ऐसे ब्रांच निकाल दिया हूँ लेकिन ये इसके बाद गया है। ठीक है, होमोनिड के बाद ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ऑस्ट्रोलोपिथेकस में मानव और बंदर दोनों की प्रजाति थी, इसलिए इसको हम प्रोटो ह्यूमन भी कहते हैं। प्रोटो का मतलब पहले, तो ह्यूमन से पहले प्रोटो ह्यूमन भी कहते हैं। और यहाँ से ह्यूमन का ब्रांच निकला जिसको हम होमो ब्रांच कहते हैं। और होमो ब्रांच में सबसे पहला जो ब्रांच है वो होमो हैबिलिस का है। 4 पैरों पे चलता था, धीरे से खड़ा हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, होमो सेपियंस हो गया, और आधुनिक मानव होमो सेपियंस सेपियंस हो गया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से मानव की उत्पत्ति हुई। अब थोड़ा सा मैं आपको कहानी बताता हूँ, नोट्स कल लिखवाऊंगा। मानव की साक्ष्य कहाँ से हमको मिले? तो सबसे पहला साक्ष्य हमको मिला अफ्रीका से। ठीक है, यानी पूरी पृथ्वी की बात करोगे, पृथ्वी पे मानव की साक्ष्य कहाँ से मिला? तो अफ्रीका से। कब? 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद हम आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पे। भारतीय उपमहाद्वीप में यानी कि आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, ये सब चीज़ वहाँ से कहाँ मिला? तो आप लोग पढ़े होंगे कि हिमालय जो है 4 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे आखिरी वाला जो हिस्सा है उसको हम शिवालिक पर्वत कहते हैं। शिवालिक पर्वत के फुटहिल पर यानी गिरिपथ पर एक पोटवार प्लेटू करके जगह है, पढ़े होंगे आप लोग ज्योग्राफी में। पोटवार प्लेटू से ही हमको मानव के कंकाल, खोपड़ी मिला था, और वो 2 खोपड़ी था। एक को हमने रमापेथेकस कहा और दूसरे को हमने शिवापेथेकस कहा। इतिहासकारों का मानना है कि रमापेथेकस जो है वो स्त्री कंकाल है और शिवापेथेकस जो है वो पुरुष कंकाल है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में हमको कहाँ से साक्ष्य मिला? पाकिस्तान के शिवालिक फुटहिल के पोटवार प्लेटू से। अब आ जाते हैं भारत में। भारत में कहाँ से साक्ष्य मिला? तो भारत में जो, अच्छा, वो जो हमें रमापेथेकस और शिवापेथेकस मिला था वो ये वाला मानव था, होमोनाइड वाला। ठीक है, होमोनाइड प्रजाति के खोपड़ी मिला था। उसके बाद भारत में आए। भारत में 1982 में अरुण सोनकिया करके एक इतिहासकार हुए। उन्होंने खुदाई की और नर्मदा के हथनौरा नामक स्थान पे उनको एक कंकाल खोपड़ी मिला, ये पूरा स्कर्टल मिला, खोपड़ी मिला, और उसको उन्होंने बेसिकली नर्मदा मानव या हथनौरा मानव का नाम दिया। और वो जो था वो होमो इरेक्टस था। अब आप बोलोगे सर होमो सेपियंस सेपियंस कब आया? तो अभी हम लोग हैं। लेकिन सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, श्रीलंका के फाहियान केव से मिला है। आज से लगभग 34,000 साल पहले, 34,000 साल पहले फाहियान केव से हमें होमो सेपियंस सेपियंस के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि सर पृथ्वी पर मानव की सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? अफ्रीका से 2 मिलियन साल पहले। सर भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिला है? पाकिस्तान के पोटवार प्लेटू जो कि शिवालिक पद हिल या फुट हिल्स पर हुआ करता था। वहाँ से हमें किसका साक्ष्य मिला है सर? हमें होमोनाइड का मिला है। उसके बाद भारत में कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी में हथनौरा करके एक जगह है, वहाँ से हमें मानव कंकाल मिले हैं जिसको हम हथनौरा मानव कहते हैं, जो 1982 में अरुण सोनकिया ने खोजा था, वो ये वाला था। और श्रीलंका के फाहियान गुफा से हमें होमो सेपियंस सेपियंस या आधुनिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं आज से लगभग 34,000 साल पहले। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हमारी हो गई मानव की उत्पत्ति। कल हम पढ़ेंगे पहला पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल का टॉपिक शुरू करेंगे। पहले मैं इसको एक बार रिवाइज कराऊंगा फिर से, और उसके बाद फिर इसका नोट्स दूंगा और फिर हम शुरू करेंगे पाषाण काल। 2 दिन लगभग और हमें चाहिए पाषाण काल पढ़ने के लिए, फिर हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है ना? थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टाइम है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए हम स्लो चलेंगे। ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आता सर, आप बोल के तो चले गए होमोनीड, होमोनाइड, प्राइमेट, होमो हेबिलिस, सेपियंस, ये है क्या? ठीक है, इसलिए कल मैं इसको फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है, पूछना है तो पूछ लो, फिर घर जाओ। किसी कुछ पूछना? हाँ बेटा। अब उतना साइंस तो नहीं आता मेरे को, लेकिन हाँ